तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल साइकोलॉजी विद सतीश में आपका फिर से स्वागत है। तो हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया था विकासात्मक विधि। विवरणात्मक विधि का पहला टाइप जो था विकासात्मक विधि वो हमने पढ़ लिया था। अब हम सेकंड टाइप तुलनात्मक विधि इसको देख लेते हैं। तुलनात्मक विधि तुलनात्मक विधि देखने से ही पता चलता है, तुलना करना। तुलनात्मक विधि कॉम्परेटिव मेथड। तुलनात्मक विधि तुलनात्मक विधि वह मनोवैज्ञानिक विधि होती है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों, समूहों या परिस्थितियों या व्यवहारों की तुलना करके उनके समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक विधि कहलाती है। या हम ऐसे कहते हैं, जब हम अलग अलग व्यक्तियों या समूह के व्यवहार की आपस में तुलना करके निष्कर्ष निकालते हैं तो हम उसे तुलनात्मक विधि कहते हैं। तुलनात्मक विधि वह मनोवैज्ञानिक विधि होती है जिसमें तुलनात्मक विधि वह मनोवैज्ञानिक होती है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों, समूहों या व्यवहारों की तुलना करके समूहों या व्यवहारों की तुलना करके उनके समानताओं और विभिन्नताओं उनकी समानताओं और भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे तुलनात्मक विधि कहते हैं। उसे तुलनात्मक विधि कहते हैं। ठीक है। या जब हम अलग अलग व्यक्तियों या समूहों के अलग अलग व्यक्ति या समूह के व्यवहार की आपस में तुलना करके तुलना करके निष्कर्ष निकालते हैं। तो हम उसे तुलनात्मक विधि कहते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं? तुलनात्मक विधि कहते हैं। तुलनात्मक विधि वह मनोवैज्ञानिक विधि होती है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों, समूहों या व्यवहारों की तुलना करके उनकी समानताओं और भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे तुलनात्मक विधि कहते हैं। या फिर एक परिभाषा और है, जब हम अलग अलग व्यक्ति,
या समूहों के व्यवहार की आपस में तुलना करके उनका निष्कर्ष निकालते हैं तो हम उसे तुलनात्मक विधि कहते हैं। मतलब तुलना करना, तुलनात्मक विधि का मतलब होता है तुलना करना, सीधी सी बात यह है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। तुलनात्मक विधि का उदाहरण, इसका पहला उदाहरण है, एक मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिस्ट होता है शहरी और ग्रामीण बच्चों की बुद्धि स्तर की तुलना करता है। एक साइकोलॉजिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट शहरी और ग्रामीण बच्चों का, शहरी और ग्रामीण बच्चों का बच्चों की बुद्धि स्तर की तुलना करता है। बुद्धि स्तर की तुलना करता है। एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है शहरी और ग्रामीण बच्चों की बुद्धि स्तर की तुलना करता है कि शहर के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है या ग्रामीण बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट है, एक शिक्षक लड़कों और लड़कियों की सीखने की क्षमता की तुलना करता है। एक शिक्षक लड़कों और लड़कियों के सीखने की क्षमता की तुलना करता है। एक शिक्षक लड़कों और लड़कियों के सीखने की क्षमता की तुलना करता है। ये दो उदाहरण हो गए। अब तुलनात्मक विधि के लाभ, इसका लाभ देख लेते हैं। तुलनात्मक विधि के लाभ यानी मेरिट्स, इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं स्पष्ट होती है। इसमें क्या होता है, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं स्पष्ट होती है। इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती है, स्पष्ट होती है। सेकंड पॉइंट है, विभिन्न समूहों को समझने में सहायक। इसमें विभिन्न समूहों को समझने में सहायक। ठीक। शिक्षा और सामाजिक मनोविज्ञान में उपयोगी। शिक्षा और सामाजिक मनोविज्ञान में उपयोगी। ठीक है, व्यवहार की समानता असमानता समझने में मदद। व्यवहार की समानता और असमानता को समझने में मदद। व्यवहार की
समानता असमानता समझने में मदद हो गया। अपेक्षाकृत सरल और उपयोगी विधि है। अपेक्षाकृत सरल और उपयोगी विधि है। ये इसके लाभ हो गए। इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं स्पष्ट होती है। इसमें विभिन्न समूहों को समझने में सहायता मिलती है। शिक्षा और सामाजिक मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन और जो सोशल साइकोलॉजी में यूजफुल होती है यह विधि। व्यवहार की समानता और असमानता को समझने में मदद करती है यह विधि। अपेक्षाकृत यह विधि सरल और यूजफुल विधि है। ठीक है, अब इसकी हानियां। तुलनात्मक विधि के डिमेरिट्स। तुलनात्मक विधि की हानियां यानी कि डिमेरिट्स। तुलनात्मक विधि की डिमेरिट्स क्या क्या है? सभी परिस्थिति समान नहीं होती जिससे परिणाम प्रभावित होते हैं। सभी परिस्थिति समान नहीं होती जिससे परिणाम प्रभावित होते हैं। जिससे परिणाम क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। सेकंड, कारण कार्य तथा संबंध स्पष्ट नहीं हो पाता। कारण कार्य तथा संबंध जो है स्पष्ट नहीं हो पाता। इसमें स्पष्ट नहीं हो पाता। ठीक है। थर्ड नंबर, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक अंतर प्रभाव डालते हैं। पर्यावरणीय और सांस्कृतिक अंतर प्रभाव डालते हैं। अंतर प्रभाव डालते हैं। ठीक है। पक्षपात की संभावना रहती है। इसमें भी पक्षपात की संभावना रहती है। इसमें ऑब्जर्वर जो है पक्षपात कर सकता है। निष्कर्ष हमेशा पूर्णतः सही नहीं होते हैं। इसमें निष्कर्ष क्या होते हैं? हमेशा पूर्णतः सही नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ऑब्जर्वर जो है पक्षपात कर लिया, झूठ बोल दिया, तो निष्कर्ष गलत ही निकलेगा। सभी परिस्थिति समान नहीं होती जिससे परिणाम क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। कारण कार्य तथा संबंध स्पष्ट नहीं हो पाता है। पर्यावरणीय और सांस्कृतिक अंतर प्रभाव डालते हैं और पक्षपात की संभावना बनी रहती है। निष्कर्ष हमेशा पूर्णतः सही नहीं होते हैं। ये तुलनात्मक विधि की हानियां हो गई। अब हमारा तुलनात्मक विधि जो है कंप्लीट हो गई। अब थर्ड नंबर पे जो है हमारा केस हिस्ट्री, जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि जो है हमारी तीसरे नंबर पे, जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं केस हिस्ट्री मेथड। ठीक है। जीवन इतिहास विधि क्या होती है? जीवन इतिहास विधि वह मनोवैज्ञानिक विधि होती है जिसमें किसी एक व्यक्ति के जीवन से
संबंधित संपूर्ण जानकारी यानी कि जन्म से लेकर वर्तमान तक एकत्र करके उसके व्यवहार, समस्याओं और व्यक्तित्व का गहन अध्ययन किया जाता है। उसी को ही हम जीवन इतिहास विधि कहते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं हम, किसी व्यक्ति के पूरे जीवन इतिहास का अध्ययन करके उसके व्यवहार को समझना ही केस हिस्ट्री या जीवन इतिहास विधि कहते हैं। तो जीवन इतिहास विधि वह मनोवैज्ञानिक विधि है। इतिहास विधि वह मनोवैज्ञानिक विधि है। जीवन इतिहास विधि वह मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें किसी एक व्यक्ति के जीवन से किसी एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित संपूर्ण जानकारी यानी कि जन्म से लेकर वर्तमान तक एकत्र करके उसके व्यवहार, संपूर्ण जानकारी एकत्र करके उसके व्यवहार, समस्याओं और व्यक्तित्व का गहन अध्ययन। गहन अध्ययन ही गहन अध्ययन किया जाता है। गहन अध्ययन किया जाता है, इसे ही जीवन इतिहास विधि कहते हैं। या एक और परिभाषा है, किसी व्यक्ति के पूरे जीवन इतिहास, किसी व्यक्ति के पूरे जीवन इतिहास का अध्ययन करके उसके व्यवहार को उसके व्यवहार को समझना ही इतिहास विधि। किसी व्यक्ति के पूरे जीवन इतिहास का अध्ययन करके उसके व्यवहार को समझना ही जीवन इतिहास विधि कहते हैं। तो ये दो डेफिनेशन हो गई इसकी जीवन इतिहास विधि की। अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण जैसे एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किसी बच्चे के परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भावनात्मक समस्याएं और सामाजिक वातावरण की पूरी जानकारी लेकर उसके व्यवहार समस्या समाधान करता है। जैसे एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किसी बच्चे के परिवार, शिक्षा, किसी बच्चे के
परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भावनात्मक समस्याएं, स्वास्थ्य तथा भावनात्मक समस्याएं, और सामाजिक वातावरण की पूरी जानकारी, और सामाजिक वातावरण की पूरी जानकारी लेकर उसके व्यवहार समस्या का अध्ययन करता है। व्यवहार समस्या का अध्ययन करता है। ये उदाहरण नंबर फर्स्ट हो गया। उदाहरण नंबर 2, एक अपराधी के बचपन, पारिवारिक पृष्ठभूमि और जीवन घटनाओं का अध्ययन कर उसके अपराध के कारण समझे जाते हैं। एक अपराधी के बचपन, पारिवारिक पृष्ठभूमि और जीवन घटनाओं, पारिवारिक पृष्ठभूमि और जीवन घटनाओं का अध्ययन कर उसके अपराध के कारण उसके अपराध के कारण समझे जाते हैं। इसमें यह है कि एक अपराधी के बचपन, पारिवारिक पृष्ठभूमि और जीवन घटनाओं का अध्ययन कर उसके अपराध के कारण समझे जाते हैं। जैसे मान लो कोई अपराधी है, कोई व्यक्ति है, वह बचपन में किसी व्यक्ति के साथ गलत कर दिया, तो उस व्यक्ति के साथ उसने गलत क्यों किया, किस कारण से किया, उन सब की जो केस हिस्ट्री है वह इस जीवन इतिहास विधि के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बचपन की जो केस हिस्ट्री कैसी है, पारिवारिक केस हिस्ट्री कैसी है, और उसकी जीवन की जो समस्त घटनाओं का अध्ययन है कि भाई वो अपराध क्यों करता है, किस लिए किया, इन सब चीजों का अध्ययन जीवन इतिहास विधि के अंतर्गत किया जाता है। अब ये केस हिस्ट्री के मेथड के जो प्रमुख चरण है, अब इसके कुछ चरण है जो मैं आपको बता देता हूँ। केस हिस्ट्री, जीवन इतिहास विधि के प्रमुख चरण। जीवन इतिहास विधि के प्रमुख चरण, इसके कुछ चरण है। पहला है व्यक्तिगत जानकारी, जैसे नाम, आयु, लिंग आदि। दूसरा है पारिवारिक इतिहास, हो गया। थर्ड नंबर पे हो गया शैक्षिक इतिहास। फोर्थ नंबर पे हो गया
चिकित्सीय स्वास्थ्य इतिहास, चिकित्सीय या स्वास्थ्य इतिहास। 5वां नंबर पे हो गया सामाजिक एवं भावनात्मक इतिहास, सामाजिक एवं भावनात्मक इतिहास। 6ठे नंबर पे हो गया समस्या का विवरण, समस्या का विवरण। 7वें नंबर पे आता है निष्कर्ष एवं उपचार सुझाव। ये 7 टाइप है इसके। जीवन इतिहास विधि के प्रमुख चरण है, जो मतलब जब इनका कैसे स्टडी की जाती है तो इन सब चीजों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम पता होना, लिंग, आयु इनका पता होना, और भी अन्य जानकारी होती है। और पारिवारिक इतिहास जैसे उसका परिवार का बैकग्राउंड कैसा रहा है, ठीक है, पारिवारिक इतिहास के बारे में जानकारी। शैक्षिक इतिहास की उसने कहाँ तक एजुकेशन प्राप्त की है। चिकित्सीय स्वास्थ्य इतिहास की उसको कोई पुरानी बीमारियां वगैरह तो कुछ नहीं है, ठीक है। सामाजिक एवं भावनात्मक इतिहास जैसे समाज में उसका व्यवहार कैसा रहा है। और भावनात्मक इतिहास कि उसकी भावनाएं समाज के प्रति कैसी रही है। समस्या का विवरण कि उसके साथ पहले क्या क्या समस्या रही है। निष्कर्ष एवं उपचार सुझाव, इसमें निष्कर्ष निकाला जाता है और उसका उपचार किया जाता है उसका, ठीक है। जीवन इतिहास विधि के अंतर्गत इन सब चीजों का मेन रोल है। अब इसके बाद में आता है इसके लाभ आते हैं, केस हिस्ट्री मेथड के लाभ। जीवन इतिहास विधि के लाभ यानी मेरिट्स। जीवन इतिहास विधि के लाभ क्या क्या है ये देख ले। व्यक्ति का गहन अध्ययन संभव है इसके अंतर्गत। इसमें व्यक्ति का गहन अध्ययन संभव है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है क्लिनिकल और क्रिमिनल साइकोलॉजी में उपयोगी है। क्लिनिकल और क्रिमिनल साइकोलॉजी में उपयोगी, यूजफुल है, ठीक है। नेक्स्ट, व्यवहार के मूल कारण समझने में सहायक। व्यवहार के मूल कारण समझने में सहायक, ठीक है। और व्यक्तिगत उपचार योजना बनाने में मदद। व्यक्तिगत उपचार योजना बनाने में मदद मिलती है, ठीक है। वास्तविक जीवन से संबंधित जानकारी मिलती है। इसमें वास्तविक जीवन से संबंधित जानकारी मिलती है। केस हिस्ट्री मेथड की अब हानियां, ये जो 4 पॉइंट है लाभ के, 5 है। इसमें व्यक्ति का गहन अध्ययन संभव है। दूसरा, क्लिनिकल और क्रिमिनल साइकोलॉजी में यूजफुल है यह विधि। व्यवहार के मूल कारण समझने में सहायक है। व्यक्तिगत उपचार योजना बनाने में मदद, और इसमें वास्तविक जीवन से संबंधित जानकारी मिलती है। इसमें किसी के वास्तविक जीवन को जानने में
मदद मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद में केस हिस्ट्री मेथड की जो हानियां है पढ़ लेते हैं हम। जीवन इतिहास विधि की हानियां, डिमेरिट्स। डिमेरिट्स ऑफ केस हिस्ट्री मेथड। समय और खर्च अधिक लगता है। पहला पॉइंट क्या है इसमें, समय और खर्च अधिक लगता है। समय और खर्च अधिक लगता है। समय और खर्च अधिक लगता है। दूसरा पॉइंट है निष्कर्ष सामान्यीकरण योग्य नहीं होते। निष्कर्ष क्या होते हैं, सामान्यीकरण नहीं होते। निष्कर्ष सामान्यीकरण नहीं होते। थर्ड पॉइंट, जानकारी अधूरी या गलत हो सकती है। जानकारी अधूरी या गलत हो सकती है। इसमें जानकारी अधूरी या गलत हो सकती है। फोर पॉइंट, ऑब्जर्वर का पक्षपात प्रभाव डाल सकता है। पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्वर का पक्षपात प्रभाव डाल सकता है। ऑब्जर्वर का पक्षपात प्रभाव डाल सकता है। वैज्ञानिक नियंत्रण का अभाव। इसमें वैज्ञानिक नियंत्रण का अभाव होता है। जीवन इतिहास विधि की जो हानियां है ये है, समय और खर्च अधिक लगता है। निष्कर्ष सामान्यीकरण नहीं होते हैं। जानकारी अधूरी या गलत हो सकती है। वो जो पर्यवेक्षक जो होता है ऑब्जर्वर, उसका पक्षपात प्रभाव, यानी कि अगर वो झूठ बोल दिया तो निष्कर्ष गलत निकलेगा। उसका ऑब्जर्वर का पक्षपात जो है प्रभाव डाल सकता है। और वैज्ञानिक नियंत्रण, जो साइंटिफिक कंट्रोलर है, उसका अभाव, कमी हो सकती है उसमें, तो अभाव हो सकता है उसका। ठीक है, जीवन इतिहास विधि की ये हानियां, 5 टॉपिक है इसके। जीवन इतिहास विधि की हानियां 5 हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में जो है मनोविश्लेषण विधि आती है, यानी कि साइको एनालिटिक मेथड। हम उसको पढ़ेंगे। ये कंप्लीट हो गया आपका जीवन इतिहास विधि, कंप्लीट हो गई। फोर पॉइंट है मनो विश्लेषणात्मक विधि, यानी कि साइको एनालिटिक मिटिगेशन मेथड। साइको एनालिटिक मेथड, मनोविश्लेषणात्मक विधि। मनोविश्लेषणात्मक विधि में हम यह अध्ययन करते हैं कि जिसमें व्यक्ति के अवचेतन मन में छिपी हुई इच्छाओं, दबी हुई भावनाओं, संघर्षों और बाल्यकालीन अनुभवों का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह होता है कि जो अनकॉन्शियस माइंड में जो छिपी हुई भावनात्मक जो इच्छाएं होती है और संघर्ष जो होते हैं, उन अनुभवों का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक विधि वह मनोवैज्ञानिक विधि होती है मनोविश्लेषणात्मक विधि वह मनोवैज्ञानिक विधि होती है जिसमें व्यक्ति के अवचेतन मन
अवचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड में छिपी हुई इच्छाओं, छिपी हुई इच्छाओं तथा दबी हुई भावनाओं संघर्षों और बाल्यकालीन अनुभवों का अध्ययन किया जाता है। अनुभवों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इसे ही हम मनोविश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। इसे ही हम मनोविश्लेषण विधि कहते हैं। इस विधि का प्रतिपादन जो है सिगमंड फ्राइड नामक वैज्ञानिक ने किया। इस विधि का प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड नामक वैज्ञानिक ने किया। एक वैज्ञानिक है सिगमंड फ्राइड नामक वैज्ञानिक ने इस विधि का प्रतिपादन किया। इस विधि को किसने दिया? सिगमंड फ्राइड नामक वैज्ञानिक ने दिया। मनोविश्लेषणात्मक विधि वह मनोवैज्ञानिक विधि होती है जिसमें अवचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड में छिपी हुई इच्छाओं तथा दबी हुई भावनाओं, संघर्षों और बाल्यकालीन अनुभवों का अध्ययन किया जाता है। इसे ही हम मनोविश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है वो देख लेते हैं। विशेषता है इसकी विशेषताएं क्या क्या है? अवचेतन मन पर विशेष जोर। अवचेतन मन पर विशेष जोर। ठीक है। सेकंड पॉइंट है बाल्यकालीन अनुभवों का विश्लेषण। बाल्यकालीन अनुभवों का विश्लेषण। ठीक है। थर्ड नंबर मानसिक संघर्षों की खोज। मानसिक संघर्षों यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स। मानसिक संघर्षों की खोज। CONFLICTS कॉन्फ्लिक्ट्स मानसिक संघर्षों की खोज। व्यक्तित्व और मानसिक रोगों की गहरी समझ। व्यक्तित्व और मानसिक रोगों की गहरी समझ। यह हमारे 4 टाइप हो गए। इसके मुख्य विशेषता, इसकी 4 विशेषता हो गई। अवचेतन मन पर विशेष जोर दिया जाता है जो कि अनकॉन्शियस माइंड होता है, और बाल्यकालीन अनुभवों का विश्लेषण किया जाता है। मानसिक संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट की खोज की जाती है, और व्यक्तित्व और मानसिक रोगों की गहरी समझ।
मनोविश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब इसकी कुछ तकनीक है, प्रमुख टेक्निक्स। प्रमुख तकनीकें, इसकी कुछ तकनीक्स है, टेक्निक्स। टेक्निक्स क्या क्या है? पहला है मुक्त साहचर्य। मुक्त साहचर्य, फ्री एसोसिएशंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्री एसोसिएशंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति के जो भी मन में आए बिना रुके बोलता है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति के जो भी मन में आए बिना रोके बोलता है, बिना रुके या बिना रोके बोलता है, बोलता रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस। स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस। इसमें क्या होता है, सपनों के प्रतीक के माध्यम से अवचेतन इच्छाओं की पहचान। सपनों के प्रतीकों के माध्यम से, सपनों के प्रतीकों के माध्यम से, सपनों के प्रतीकों के माध्यम से अवचेतन इच्छाओं की पहचान। अवचेतन इच्छाओं की पहचान। थर्ड नंबर पे आता है त्रुटि विश्लेषण। त्रुटि विश्लेषण को इंग्लिश में बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग, जैसे जीभ से बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग हो गया, जीभ से गलत बुलाक आ गया। बोलने करने में हुई भूलों का अर्थ निकालना। बोलने या करने में हुई भूलों का अर्थ निकालना। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है हमारा अवरोध व प्रतिरोध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस एंड रिप्रेशन। रेजिस्टेंस एंड रिप्रेशन, इसमें दबी हुई बातों को पहचानना। इसमें दबी हुई बातों को पहचानना। इसकी कुछ तकनीक है मनोविश्लेषण विधि की। इसमें क्या होता है, मुक्त साहचर्य, फ्री एसोसिएशन। इसमें व्यक्ति के जो भी मन में आए वो बिना रुके बोलता रहता है। ठीक है, स्वप्न विश्लेषण है ड्रीम एनालिसिस। सपनों में वह मतलब अपनी अवचेतन इच्छाओं की पहचान कैसे की जाती है कि सपनों के प्रतीकों के माध्यम से अवचेतन इच्छाओं की पहचान करना। ठीक है, त्रुटि विश्लेषण स्लिप ऑफ टंग, बोलने करने में हुई भूलों का अर्थ निकालना। जैसे बोलना चाहता है कुछ और निकल जाता है कुछ और मुंह से। ठीक है, उसमें भूलों का अर्थ निकालना। अवरोध व प्रतिरोध, रेजिस्टेंस एंड रिप्रेशन। इसमें दबी हुई बातों को पहचानना। इसमें ऑब्जर्वर जो है
किसी भी जो क्लाइंट होता है उसकी दबी हुई बातों को पहचानता है इसमें। ठीक है, अब आता है हमारा उदाहरण। मनोविश्लेषण विधि का उदाहरण। यदि कोई व्यक्ति बिना कारण अत्यधिक डर या चिंता महसूस करता है तो मनोविश्लेषण विधि के द्वारा उसके बचपन के किसी दबी हुई घटना या अनुभव को खोजा जाता है जो कि अवचेतन मन में छिपा रहता है। यदि कोई व्यक्ति बिना कारण यदि कोई व्यक्ति बिना कारण अत्यधिक डर या चिंता महसूस करता है, अत्यधिक डर या चिंता महसूस करता है तो मनोविश्लेषणात्मक विधि द्वारा उसके बचपन के मनोविश्लेषणात्मक विधि द्वारा उसके बचपन के किसी दबी हुई उसके बचपन के किसी दबी हुई घटना या अनुभव को खोजा जाता है। दबी हुई घटना या अनुभव को खोजा जाता है जो अवचेतन मन में छिपा होता है। जो कहाँ छिपा होता है? अवचेतन मन में छिपा होता है। यदि कोई व्यक्ति बिना कारण अत्यधिक डर या चिंता महसूस करता है तो मनोविश्लेषणात्मक विधि द्वारा उसके बचपन में किसी दबी हुई घटना या अनुभव को खोजा जाता है जो अवचेतन मन में छिपा होता है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, हम उसे शुरू में किसी भी भूत का डर दिखला देते हैं। जैसे बच्चा होता है छोटा तो उसको हम ऐसे बोल देते हैं कि उधर भूत है, उधर मत जाओ, रात के समय में उधर मत जाओ। तो उसके दिमाग में एक साइकोलॉजी बैठ जाती है कि भूत नाम का भी कोई कैंडिडेट रहता है जो डराता है, भद्दा दिखता है। तो उसके दिमाग में ये साइकोलॉजी बैठ जाती है और वह उन सब चीज़ों से डरने लग जाता है। जैसे रात के अंधेरे से डरना, रात में अकेले कहीं पर भी जाने से पहले डरना। तो जब हम उसके बचपन में ही ऐसी बातें करके उसके दिमाग में इन सब चीज़ों का डर बैठा देते हैं तो वह बड़ा होकर उन सब चीज़ों का सामना नहीं कर पाता है। तो वह जब किसी भी स्थान पर अकेला रह जाता है या फिर वह कहीं पर भी जाता है तो वह अकेला रह जाता है तो वह डर या चिंता महसूस करता है। तो इसी चीज का जो अध्ययन करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक विधि का उपयोग किया जाता है। जब उसके बचपन में दबी हुई घटना या अनुभव को खोजा जाता है तो अवचेतन मन में छिपा होता है। अवचेतन मन में उसके ये फीड रहता है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, भूत वगैरह इन सब चीज़ों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके लाभ, मेरिट्स। मनोविश्लेषणात्मक विधि के लाभ। इसके लाभ क्या क्या होते हैं? मानसिक रोगों की गहरी समझ, मानसिक रोगों की गहरी समझ। इसके लाभ में ये पहला ये है कि इसके मानसिक रोगों की गहरी समझ होती है। जो भी ऑब्जर्वर होता है उसको इन सब चीजों की गहरी समझ होती है। व्यक्तित्व के विकास का विश्लेषण, व्यक्तित्व के
विकास का विश्लेषण। ठीक है। अवचेतन कारणों की पहचान। अवचेतन कारणों की पहचान। ये 3 इसके लाभ हो गया। अब इसकी हानि हो गई, मेरिट्स, डिमेरिट्स। इसकी हानियां क्या है? समय और धन अधिक लगता है इसमें। समय और धन अधिक लगता है। इसमें समय और धन अधिक लगता है। इसमें वैज्ञानिक परीक्षण कठिन है। वैज्ञानिक परीक्षण करना कठिन है। ठीक है। सभी पर समान रूप से लागू नहीं होता। जो ये विधि है सभी पर समान रूप से लागू नहीं होती। तो लाभ ये है कि मानसिक रोगों की गहरी समझ, व्यक्तित्व के विकास का विश्लेषण किया जाता है, अवचेतन कारणों की पहचान इसमें। ठीक है। हानि, डिमेरिट, समय और धन अधिक लगता है। वैज्ञानिक परीक्षण करना कठिन होता है इसमें। और थर्ड नंबर, सभी पर समान रूप से लागू नहीं होता है। जैसे बच्चों में अलग, बड़ों में अलग, महिलाओं पे अलग, गर्ल्स पे अलग, बॉयज पे अलग। ठीक है। सभी पर समान रूप से लागू नहीं होता है, सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। ये आपका मनोविश्लेषणात्मक विधि कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में हम कल आपको पढ़ाएंगे नैदानिक विधि, डायग्नोस्टिक मेथड। ठीक है। थैंक यू। अगर हमारे पढ़ाया गया आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।